Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again guys. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी या कल्चर से रिलेटेड जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक टेस्ट होता है उससे रिलेटेड हम एक और टेस्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म इसको हम कहते हैं ब्लड CS टेस्ट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ब्लड CS टेस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो मेन कंटेंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्लड CS क्या है, फिर हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक पर्पस ये टेस्ट क्यों किया जाता है, फिर हम उन मीडिया के हवाले से पढ़ेंगे जो कि ब्लड CS में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिर हम रिक्वायरमेंट्स के ब्लड CS को करने के लिए क्या रिक्वायर्ड हमें होता है, फिर हम तरीक़ेकार देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे कि इस टेस्ट को किस तरीके से लगाया जाता है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड में कौन से ज़्यादा बैक्टीरिया आता है, यानी मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन से होते हैं, फिर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अगर ब्लड CS में आपके पास कोई पॉजिटिव बैक्टीरिया आ जाए तो उसमें कौन से एंटीबायोटिक लगाया जाता है, फिर हम ये देखेंगे कि ब्लड CS जब आपके पास कोई ग्रोथ आ जाए ब्लड CS में तो उसमें फिर कौन से बायोकेमिकल टेस्ट लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर हम प्रिकॉशंस पढ़ेंगे कि कौन से एहतियाती तदाबीर हमें लगाना मतलब अडॉप्ट करना होगा, और फिर उसके बाद हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब डिटेल आज इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको ब्लड CS के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ब्लड CS क्या है। तो ब्लड CS आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में एक टेस्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजी का एक टेस्ट होता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में ये टेस्ट ज़्यादातर किया जाता है जिसमें हम ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ग्रोथ को देखते हैं। ठीक है, या जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ को हम देखते हैं साथ में हम ये भी देखते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक उस ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव है, यानी उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटीबायोटिक बेस्ट है। ठीक है, तो जब हम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म और उससे रिलेटेड हम इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स का पता लगाते हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको ब्लड CS कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस टेस्ट को करने का मकसद क्या होता है, ये टेस्ट क्यों डॉक्टर रिकमेंड करता है? तो ये टेस्ट डॉक्टर इसलिए रिकमेंड करता है ताकि जो बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया हुआ है, बैक्टीरियमिया मीन्स द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया मीन जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है और साथ में वो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया और इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन का पता चल जाए ब्लड में। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर इस टेस्ट को इसलिए भी रिकमेंड करते हैं ताकि हमें अगर ग्रोथ आ जाए यानी ब्लड इन्फेक्शन अगर हो तो ये भी पता चल जाए कि ब्लड इन्फेक्शन के लिए कौन से एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव है इलाज के लिए। ठीक है, तो ये है पर्पस कि ये टेस्ट क्यों हम करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कल्चर मीडिया। तो ब्लड CS के लिए बहुत से कल्चर मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो कॉमन मीडिया है वो है BHI ब्रॉथ। ठीक है, ये मीडिया इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मीडिया हमारे पास BHI और ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ, ये दो कल्चर मीडिया होता है, ब्रॉथ की शक्ल में आपके पास होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये दो मीडिया जो है आपके पास ज़्यादातर ब्लड कल्चर बॉटल में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये जो दो मीडिया होते हैं ये ज़्यादातर फास्टिडियस और आपके पास जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्टर्स या ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि या बेसिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि फास्टिडियस ऑर्गेनिज़म के लिए निहायत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें आपके पास एक और मीडिया होता है जिसको हम कहते हैं SPS ब्रॉथ। ठीक है, इसके अलावा इसमें ब्लड एगर भी होता है, मैकॉन की एगर भी होता है और चॉकलेट एगर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो SPS ब्रॉथ जो है ये एक्ट एज अ एंटीकोगुलेंट
ब्लड एगर हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें ब्लड मौजूद होता है ब्लड एगर में, और ब्लड सेल्स की वजह से हमें ये पता चलता है कि अगर हेमोलाइसिस वाले बैक्टीरिया हो, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस होता है, सूडोमोनास होता है, तो वो क्या करेगा, ब्लड को हेमोलाइज्ड करेगा। मेकॉन की अगर ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, चॉकलेट अगर इसलिए यूज़ किया करते हैं क्योंकि सेम वही बात, इसमें भी ग्रोथ फैक्टर ख़ास किस्म के फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें हेमोलाइज ब्लड होता है, तो इस वजह से हेमोलाइज ब्लड आपको पता है कि फिर वो ख़ास किस्म के फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास कल्चर मीडिया। ये मीडिया ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इसमें ब्लड एगर, मेकॉन की एगर, और ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर आपके पास फैसिलिटी ना हो तो आप इन दो मीडिया का भी यूज़ कर सकते हो। इन दो मीडिया से भी तकरीबन आपको पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको इथेनॉल की ज़रूरत होती है। इथेनॉल इसलिए हमें चाहिए ताकि बिफ़ोर एंड आफ्टर वर्किंग, यानी वर्किंग से पहले या वर्किंग के बाद, जब आप ब्लड कल्चर करते हो तो उससे पहले या बाद में जो टॉप बेंच एरिया होते हैं, जो वर्किंग एरिया होते हैं, आपने इसको साफ़ करना होगा इथेनॉल से ताकि कंटेमिनेशन वगैरह ना हो जाए। इसके अलावा आपको वायर लूप की ज़रूरत होती है स्ट्रीकिंग के लिए। ठीक है, ये हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसकी नहायत ज़रूरत होता है क्योंकि आप इसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से ख़ुद को कवर करते हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, इसमें मास्क और कैप नहीं है तो आपने मास्क और कैप भी लाजमी यूज़ करना होगा। ब्लड कल्चर बॉटल हमें चाहिए, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो बॉटल है ये स्पेशली डिज़ाइन बॉटल है, और ये जो बॉटल है ये स्पेशली आपके पास बैकटेक मशीन के लिए ये बॉटल डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, आगे स्लाइड में मैं आपको बैकटेक मशीन बताऊँगा। तो ये बॉटल ज़्यादातर उस मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सिंपल सादा सा बॉटल होता है ब्लड कल्चर का, ये आप देख सकते हैं। तो ये बॉटल भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैनुअली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बैकटेक मशीन नहीं है तो फिर मैनुअली इस बॉटल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक कल्चर बॉटल है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमें इंक्यूबेटर चाहिए, LFH चाहिए, सिरिंज चाहिए, ऑटोक्लेव चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए, एंटीबायोटिक डिस्क चाहिए। सिरिंज से आपने पेशेंट का ब्लड लेना होगा। ठीक है, इंक्यूबेटर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपने बैक्टीरिया जो ब्लड कल्चर बॉटल है तो आपने उसको इसमें इंक्यूबेट करना होगा। LFH इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके। ऑटोक्लेव इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जितने भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं ना ब्लड CS के लिए, तो उसको ऑटोक्लेव करना नहायत ज़रूरी है, जिसमें पेट्री डिशेज़ आते हैं, वायर लूप आता है। ठीक है, एंटीबायोटिक डिस्क इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब आपके पास ग्रोथ आ जाए तो आपने इस पर एंटीबायोटिक लगाना होगा, और फिर इससे पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव है ब्लड CS में जो ऑर्गेनिज्म आए उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा स्पिरिट लैम्प आपने लगाना होगा। ठीक है, ताकि ये आपको स्पिरिट लैम्प लगाने से इर्द गिर्द जो स्पिरिट लैम्प के इर्द गिर्द तकरीबन 4-4 mm जो या 5-5 mm एरिया जो होता है वो आपके पास स्टरलाइज होता है। ठीक है, तो स्पिरिट लैम्प लगाना ज़रूरी होता है, इससे आप अपना वायर लूप भी रेड हॉट करते हैं, तो स्पिरिट लैम्प इसलिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको बैकटेक मशीन, तो ये आपके पास बैकटेक मशीन है, ये आप देख सकते हैं ब्लड CS का बॉटल जो कि मैंने आपको बताया। तो ये स्पेशली जो ब्लड CS के बॉटल होते हैं ये बैकटेक मशीन में बड़े आसानी से फिट होते हैं। ठीक है, और फिर इसको मतलब अंदर किया जाता है। और अच्छा, ये बैकटेक मशीन का थोड़ा सा मैं आपको प्रिंसिपल अगर बता दूं तो ये जो बैकटेक मशीन होता है इसमें आपके पास सेंसर सा लगा होता है। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मली जब बैक्टीरिया ग्रो करता है ना तो बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया फिर जब वो ग्रो होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है ना तो ये जो रेडियोमेट्रिक होता है ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये जो रेडिएशन होता है ना ये जब बढ़ जाता है तो ये रेडियो एक्टिविटी, मतलब हम ये भी कह सकते हैं ये डिटेक्ट हो जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी के डिटेक्शन की वजह से आपके पास ये मशीन सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि जो ब्लड कल्चर आपने लगाया है इसमें ग्रोथ है। ठीक है, तो बैकटेक मशीन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको मतलब तकरीबन फटाफट आपको बताता है कि ब्लड में बैक्टीरिया है या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव, या इसको हम ऑटोमेटेड मशीन भी कहते हैं।
अब अगर इंग्रेडिएंट की बात हम करें, ये जो ब्लड कल्चर का बॉटल होता है ना, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट होते हैं, उसका थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें BHI होता है, TSB होता है, SPS होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो BHI TSB ब्लड कल्चर में ये जो बॉटल आपके पास होता है ना, इसमें या तो BHI होगा या TSB होगा, इन दोनों में से एक लाजमी होगा। ठीक है ना, ज़्यादातर BHI होता है। ये ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन या ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ इसलिए होता है क्योंकि ये आपको स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। ठीक है, SPS जो है एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट, इसमें EDTA और सिट्रेट भी होता है इस ब्लड कल्चर के बॉटल में, ये भी एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट। ठीक है, इसमें एक pH इंडिकेटर होता है ताकि जब ग्रोथ आ जाए तो ये कलर चेंज हो जाता है ब्लड CS का। ठीक है, ब्लड CS में ये जो मीडिया होता है इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, बॉटल में। ठीक है, तो इसलिए pH इंडिकेटर होता है। इसमें RBS लाइजेट भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा थायोग्लाइकोलाइड ब्रॉथ भी होता है। ठीक है, ये थायोग्लाइकोलाइड ब्रॉथ जो है ये एनएरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें ये भी होता है। अच्छा, ये थे मेन इंग्रेडिएंट्स और इसके प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। तो इस टेस्ट को लगाने का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने 5 से 10 cc ब्लड कलेक्ट करना होगा और फिर उसको ब्लड CS बॉटल में ऐड करना होगा। फिर आपने क्या करना होगा, ब्लड बॉटल को आपने इंक्यूबेट करना होगा और हर 3 दिन बाद यानी हफ्ते में 3 दिन आपने इसको लगाना होगा। किस तरह, लेट सपोज आपके पास ब्लड आ गया, ब्लड CS का बॉटल आ गया, उसमें ब्लड भी ऐड है। ठीक है, आपने एक दिन इसको इंक्यूबेट करना है, इसको डायरेक्ट आपने स्ट्रीक नहीं करना। लेट सपोज आपके पास बैक्टेक मशीन नहीं है, मैं उसकी बात करूँ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे, ये अपने जहन में याद रखिएगा, नेक्स्ट डे आपने इससे ब्लड लेना है और प्लेट पर आपने स्ट्रीक करना है और देखना है कि इसमें है कि नहीं। बाज़ औक़ात ये जो ब्लड कल्चर का बॉटल होता है इसमें आपको टर्बिडिटी दिखाई देता है, या इसमें आपको ख़ास किस्म का, आगे इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, टर्बिडिटी आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से फिर आपको थोड़ा बहुत इल्म हो जाता है कि इसमें बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर आपने इसको स्ट्रीक करना होगा। नेक्स्ट डे फिर आपने दोबारा स्ट्रीक नहीं करना, उसके फिर अगले दिन आपने दोबारा स्ट्रीक करने हैं, 2 दफ़ा हो गया। फिर उसके दोबारा अगले दिन फिर आपने दोबारा स्ट्रीक करना है, तो 3 दफ़ा। तो तकरीबन हफ्ते में आपने इसको 3 दफ़ा स्ट्रीक करना होगा ताकि आपको बैक्टीरिया के प्रेजेंस का पता चल जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका टाइम जो होता है वो 1 हफ्ते का होता है ब्लड CS के। ठीक है, बाज़ औक़ात अगर ब्रोसेला आपने देखना है तो ब्रोसेला के लिए डॉक्टर फिर वो 2 वीक्स के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपने इसको 2 वीक्स मज़ीद रखना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये जो बैक्टेक मशीन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो फिर ये आपको बहुत जल्दी बताता है कि बैक्टीरिया मौजूद है, यानी सिग्नल के ज़रिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा जी, जैसे आपको सिग्नल डिटेक्ट हो गया तो इट मीन्स कि बैक्टीरिया प्रेजेंस है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्टिव मीडिया पर स्ट्रीक करना है, जो मीडिया मैंने आपको बताया। फिर आपने इसको प्लेट को इंक्यूबेट करना है 24 घंटे के लिए। ठीक है, 24 घंटे के बाद फिर आपने इसमें ग्रोथ देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, उस पर बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं। जैसे ही बैक्टीरिया आपके पास आइडेंटिफाई होगा फिर उस पर प्रॉपर जो बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया आते हैं, वो आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने एंटीबायोटिक प्लेस करने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपने रिपोर्ट को देना है। अच्छा, 7 दिन में अगर कोई ग्रोथ ना आए ना तो फिर आपने नो ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन आफ्टर 7 डेज़ इंक्यूबेशन, आपने 7 डेज़ इंक्यूबेशन देना है कि 7 डेज़ इंक्यूबेशन के बाद कोई ग्रोथ नहीं आया। ठीक है, और अगर ब्रोसेला के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो 2 हफ्ते के लिए आपने इसको इंक्यूबेट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने ब्लड CS का प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं पिक्चर के ज़रिए आपको समझा दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने ब्लड लेना होगा। नेक्स्ट आपने इस ब्लड को इस यानी ब्लड कल्चर के बॉटल में इंजेक्ट करना होगा। 5 cc या 10 cc ब्लड आपने लेना है और इस बॉटल में आपने इंजेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास बैक्टेक मशीन है तो फिर आपने इसको बैक्टेक मशीन में रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बैक्टेक मशीन में आपने इसको रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर बैक्टेक मशीन में जैसे आपने रख लिया
फिर अगर आपने देख लिया कि इसमें ग्रोथ है तो ये तो आपको इंडिकेशन करेगा बैक्टेक मशीन ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बैक्टेक मशीन नहीं है तो फिर आपने इसमें ग्रोथ देखना है। ये एरिया आप देख रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें ग्रोथ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास टर्बिडिटी आएगा। अगर टर्बिडिटी नहीं है इट मीन्स नो ग्रोथ, ठीक है। अच्छा जी, जब आप इसमें ब्लड डालेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना, ब्लड डालने के बाद, ठीक है। अच्छा जी, इट मीन्स कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। और अगर इस तरीके से आ जाए तो इट मीन्स ग्रोथ है, तो फिर आपने इसको स्ट्रीक करना है, ठीक है। तो डे बाय डे आपने, अगर आपके पास बैक्टेक नहीं है ना, तो डे बाय डे आपने आम इंक्यूबेटर में इसको चेक करना है कि इसमें तो कोई टर्बिडिटी नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें टर्बिडिटी आया है, फिर आपने क्या करना होगा, इंजेक्शन से आपने ब्लड लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और फिर 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड आपने सेलेक्टिव मीडिया पर डाल देना है और फिर आपने क्या करना है, स्ट्रीकिंग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रीकिंग, ठीक है, क्वाड्रेंट स्ट्रीक। फर्स्ट ये स्ट्रीक करना है, फिर सेकंड स्ट्रीक, फिर थर्ड स्ट्रीक, फिर फोर्थ स्ट्रीक। इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। फर्स्ट आपने बेस बनाना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास सिंगल कॉलोनी आ जाएगा और बैक्टीरिया आपके पास तकरीबन आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर उस सिंगल कॉलोनी से आपने बायोकेमिकल टेस्ट लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया जो कि ब्लड में ज़्यादातर आता है। तो हमारे पास ब्लड में ज़्यादातर जो है वो आपके पास स्टेफ ऑरियस होता है, ठीक है। तकरीबन 30 से 40% हमारे पास स्टेफ ऑरियस आता है। ये चूँकि बैक्टीरिया होता है और ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेप्सिस वगैरह भी ये कॉज करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा आता है। इकोलाई 10 से 20% आता है आपके पास। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस 10 से 15% आता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस इसलिए आता है क्योंकि इससे नमूनिया, अगर पेशेंट को नमूनिया या एंडोकार्डाइटिस या सेप्सिस वगैरह हो तो उस केस में स्ट्रेप्टोकोकस आता है, ठीक है। अच्छा जी, सुडोमोनास एरिजिनोसा 5 से 10% आता है और ये तब आएगा अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो या पेशेंट को सिस्टिक फिब्रोसिस हुआ हो, तो उस कंडीशन में सुडोमोनास एरिजिनोसा आ सकते हैं, ठीक है। एंटीरोकोकस स्पीशीज़ आ सकते हैं 5 से 10%। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसमें आपके पास एसिनिटोबैक्टर आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो एसिनिटोबैक्टर भी जो है, चूँकि यह हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है तो इस वजह से ये 7% आपके पास एसिनिटोबैक्टर आता है। इसके अलावा क्लेप्सेला भी है आपके पास 7% आता है। क्लेप्सेला उस कंडीशन में आएगा अगर आपके पास पेशेंट को क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन हो, तो उस केस में क्लेप्सेला आता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा सल्मोनेला 5% आता है, ठीक है। तो सल्मोनेला 5% आता है और ये तब आएगा जब पेशेंट को टाइफाइड हो, मतलब प्रोलॉन्ग फीवर हो या एब्डोमिनल पेन हो या बॉडी फीवर हो, बॉडी पेन हो, तो उस वजह से सल्मोनेला के आने के चांसेस फिर होते हैं। तो सल्मोनेला तकरीबन ब्लड में 5% आता है। इसमें सल्मोनेला एंटेरिसिया आता है, सल्मोनेला टाइफाइड आता है, ठीक है। आपके पास बेसिलस टाइफी भी आता है, ठीक है ना, वो भी मतलब बेसिलस टाइफी भी इस वजह से आता है ताकि टाइफाइड ज़्यादा हो तो उस वजह से बेसिलस भी आता है, ठीक है। अच्छा जी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी आता है, ठीक है। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये तब आएगा जब मेनिंजाइटिस का केस हो। इसके अलावा प्रोटियस आता है 2%, कैंडिडा आता है 1%। कैंडिडा तब आएगा जब पेशेंट एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो उस वक्त फिर कैंडिडा के आने के चांसेस होगा। और ये तब आता है जब पेशेंट कैथेटर पास करता है, यानी वीनियस कैथेटर जब वो पास करते हैं ना, तो तब आने के चांसेस होते हैं कैंडिडा का, ठीक है। तो ये थे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो कि ब्लड में आते हैं। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। अगर आपके पास ब्लड में लेट सपोज कोई ग्रोथ आ गया तो सबसे पहले ज़रूरी ये है, एक्सपर्ट बंदा तो वैसे भी पहचान लेगा कि एक ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है। फिर उसको यूँ भी पता चल जाता है स्मेल से कि ये सुडोमोनास या व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तकरीबन बैक्टीरिया का भी फिर पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ग्राम स्टेनिंग करना होगा। अगर आपको पता चल जाए मॉर्फोलॉजी का और ये पता चल जाए कि एक ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, और फिर इसमें मॉर्फोलॉजी का पता चल जाए कि एक ग्राम नेगेटिव रॉड्स है या ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक है, तो फिर आपने अगर पता चल गया कि एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है तो फिर उसके लिए आपने कैटालेस टेस्ट करना होगा, कोगुलेस टेस्ट करना होगा। कैटालेस कोगुलेस टेस्ट से आपको स्टेफ ऑरियस का पता चल जाता है। एंडोल टेस्ट से आपको इकोलाई का पता चलता है। यूरेस टेस्ट से आपको तकरीबन क्लेप्सेला का पता चल जाता है। ऑक्सीडेस टेस्ट से आपको सुडोमोनास का पता चल जाता है, ठीक है। एक टेस्ट, एक एपीआई है और एक टीएसआई है।
अगर आपके पास एपीआई किट है तो इसमें से किसी टेस्ट को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एपीआई आपने ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए करना है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए नहीं, जीपीसी के लिए नहीं, मतलब ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए आपने एपीआई नहीं करना। हालांकि उसके लिए भी एपीआई आता है, लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव रॉड्स आए तो फिर उसके लिए आपने एपीआई टेस्ट लाजमी करना होगा। अगर आपने एपीआई टेस्ट कर लिया तो फिर जो रेस्ट ऑफ द टेस्ट है इसको आप नेगलेक्ट कर ले, ठीक है। टीएसआई जो है ये इससे भी तकरीबन बहुत से ऑर्गेनिज्म का पता चलता है, ठीक है। तो ये है मोस्ट कॉमन। अच्छा, इसमें एपीआई ये 3 टेस्ट या ये 5 टेस्ट अगर आप कर लेंगे तो आपके पास तब भी बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होता है, लेकिन एपीआई अकेले में एपीआई भी आपके पास बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं और अकेले में टीएसआई भी आपको बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। तो ये थे बायोकेमिकल टेस्ट। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग। अच्छा जी, ये जो एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग है ना, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जो ग्रोथ बैक्टीरिया आया है तो उस ग्रोथ के मुताबिक आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक प्लेस करना होगा। जैसे ही आपके पास बैक्टीरिया का पता चल गया तो फिर आपने उस वक्त एंटीबायोटिक देना है, और फिर एंटीबायोटिक भी जो बैक्टीरिया है उसके मुताबिक आपने देना है, ठीक है। अच्छा जी, जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं तो वो है आपके पास एमोक्सिलिन, एम्पेसिलिन, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है ना कि ये ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, लेकिन इतना हमें पता है कि एम्पेसिलिन और एमोक्सिलिन ये पेनिसिलिन के ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए हम लगाते हैं। इसके अलावा सिफ्ट्रोक्सोन, सिफोटैक्सैम, सिफिक्सैम, सिफिपाइम। सिफ्ट्रोक्सोन, सिफोटैक्सैम ये सेकंड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, सेकंड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पुरिन है। सिफिक्सैम जो है ये थर्ड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पुरिन है, और सिफिपाइम जो है ये फोर्थ जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पुरिन है। और ये भी ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लगाया जाता है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स है और ये उस केस में लगाया जाता है कि अगर आपको पता है कि अरे ये तो रेजिस्टेंट केस है, मतलब जैसे कि सुडोमोनास हो, क्लेप्सिला या इकोलाई वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, इसको भी लगाया जाता है। और ये आपके पास ग्रुप ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन से, और ये आप अगर इसमें लेट सपोज सुडोमोनास आते हैं ना तो फिर मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का लगाना निहायत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपने ये एंटीबायोटिक जो अभी मैंने आपको बताया फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए, मतलब अगर ग्राम नेगेटिव रॉड्स आ गए ना तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्राम पॉजिटिव के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है फास्फोमाइसिन, जो कि ज़्यादातर इकोलाई के लिए लगाया जाता है, मीन्स कि ये ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सल्फानोमाइड्स ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है, जिसमें आपके पास ट्रिपमिथाप्राइम आता है और सल्फामिथाजोल आता है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये भी ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव, जैसे कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव में इकोलाई आता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जेंटामाइसिन, एमेकासिन और टोब्रोमाइसिन या मानो ग्लाइकोसाइड के एंटीबायोटिक है। अगर आपने देख लिया कि आपके पास रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आते हैं या ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, जैसे कि आपके पास इकोलाई है, तो ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के केस में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा वेनकोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, लेंजुलेट, सिफॉक्सेटिन, टिकीसाइक्लिन, ऑक्सीसाइक्लिन, ये जो है ना ये अपने MRSA के केस में लगाना है, ठीक है। अगर इसमें से बैक्टीरिया जिस किसी के से भी रेजिस्टेंट हो तो वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस कहलाएगा, ठीक है। स्टेफ ऑरियस का ग्रोथ अगर आ गया ना तो फिर ये एंटीबायोटिक लगाना निहायत ज़रूरी है, ठीक है, स्टेफ ऑरियस के केस में। अच्छा जी, अगर वेनकोमाइसिन से रेजिस्टेंट है उसको हम कहते हैं वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस कहते हैं, ठीक है। ये क्लेंडामाइसिन है। अगर सिफॉक्सेटिन से रेजिस्टेंट है या टिकीसाइक्लिन या ऑक्सीसाइक्लिन से रेजिस्टेंट है तो फिर उसको हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो एंटीबायोटिक्स है ना इससे थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का भी पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। स्टेफ ऑरियस तो है लेकिन कौन सा स्टेफ ऑरियस है आपको ये भी पता चलता है। वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है, ठीक है जी। इमिपेनम, मेरोपेनम, ये आपके पास कार्बापिनीम्स के एंटीबायोटिक्स से ग्रुप ऑफ यानी कार्बापिनीम्स एंटीबायोटिक्स के ये ग्रुप से, ठीक है। और ये जो है ये भी MDR के केस में यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर MDR है ना मल्टीपल ड्रग से रेजिस्टेंस करता है तो ये उस केस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एफिकेसी होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है एजोट्रेनम या मोनोबैक्टम आपके पास होता है।
तो ये भी ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। और ये तब यूज़ करते हैं हम अगर पेशेंट आपके पास एलर्जिक हो, या अगर उसको पेंसिलिन या सिफ्लोस्पुरिन से एलर्जी हो, तो तब आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। पोलीमैक्सिन बी, कोलिसिस्टीन जिसको हम पोलीमैक्सिन ई कहते हैं, तो ये आपके पास पोलीमैक्सिन एंटीबायोटिक्स के ग्रुप से, ठीक है। और ये जो है आपने MDR के केस में इस्तेमाल करना होगा, अगर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी अगर पेशेंट को नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो तो फिर ये आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक ये जब आप लगाते हो ना तो नेक्स्ट डे आपके पास रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आता है। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंट कौन से, सेंसिटिव कौन से। अच्छा, वैसे रेजिस्टेंट और सेंसिटिव आपने CLSI के गाइडलाइन के मुताबिक आपने देना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इससे भी आपको पता चलता है कि कौन सा सेंसिटिव है और कौन सा रेजिस्टेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा जोन है, ठीक है। ये जोन ये हो गया आपके पास, ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, ठीक है। तो ये जो जोन ऑफ इनहिबिशन है ना, ये सेंसिटिव है, ठीक है। इट मीन्स कि ये एंटीबायोटिक अगर आप पेशेंट को देंगे ना अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, अगर इतने जोन बड़े बड़े जोन आ गए तब। अच्छा, ये जोन आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा है, ये जोन भी छोटा सा है, ये जोन भी छोटा सा है, और ये भी थोड़ा सा छोटा है। दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट जोन, और ये इट मीन्स के 50% बैक्टीरिया को किल करता है ये, ठीक है, ये एंटीबायोटिक। अच्छा, ये हो गया और ये एंटीबायोटिक, ठीक है, इसमें कोई जोन नहीं है। इट मीन्स अगर ये एंटीबायोटिक आप देंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा बैक्टीरिया पर। और दूसरी बात ये कि इस एंटीबायोटिक का फिर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक को बड़े केयरफुली आपने चेक करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने रिपोर्ट में एंटीबायोटिक फिर देना होगा, ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशन और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वही बात जो मैंने बहुत से CS में आपको बताया है कि आपने SOPs को फॉलो करना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को आपने यूज़ करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक और बात देखो, ये जब कभी आप सैम्पलिंग करते हो ना, यानी ब्लड आप ले लेते हो पेशेंट से, तो चूँकि स्किन से आप टच करते हो, इन कांटेक्ट करते हो, तो जाहिर है स्किन का बैक्टीरिया भी इस रेंज में आ जाता है। तो फिर आपने ज़रूरी ये है कि जो बॉटल होता है ना, उसका ये जो कैप पोर्शन होता है जिसमें आप इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको इथेनॉल या अल्कोहल पैड से आपने साफ़ करना होगा, ताकि अगर ऊपर कोई बैक्टीरिया हो तो वो मर जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सैम्पलिंग करना है। बिफोर यानी जब आप इंजेक्ट करते हो ना ब्लड को, उससे पहले अभी आपने साफ़ करना है, और आफ्टर जब आप ब्लड लोगे इनाकुलेशन के लिए, बैक्टीरिया को प्लेट पर इनाकुलेशन के लिए, तो तब भी आपने साफ़ करना होगा ताकि किसी किस्म का कंटेमिनेशन ना हो। इसके अलावा अपने इथेनॉल से अपने वर्किंग एरिया को, जो टॉप बेंच एरिया है, उसको साफ़ करना होगा बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अच्छा जी, ब्लड सैंपल को आपने वीक में 3 दफ़ा यूज़ करना होगा। और क्यों? इस वजह से क्योंकि आपको आम इंक्यूबेटर में पता नहीं चलता, तो इस वजह से आपने 3 दफ़ा इसको यूज़ करना होगा हफ्ते में, ताकि आपको पता चल जाए कि कोई ग्रोथ है या नहीं। अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट दे देना है। ये सैंपल वगैरह लेबल करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप इसको लेबल नहीं करते, आपके पास बहुत ज़्यादा सैंपल आते हैं, तो लेबल ना करने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात पेशेंट अगर एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, और तो उसके बाद जो प्लेट पे ग्रोथ आता है तो वो बहुत वीक ग्रोथ होता है, या हम ये भी कहते हैं कि इसमें बाज़ औक़ात कोई बहुत स्मॉल कॉलोनी होते हैं, तो ये इंडिकेशन करता है कंटेमिनेशन का, तो आपने इसको इग्नोर करना होगा, ठीक है। कंटेमिनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने इसको इग्नोर करना होगा। ग्रोथ का बड़ा ज़बरदस्त पता चलता है, ठीक है ना, वो कंटेमिनेशन के भी पता चलते हैं। बहुत स्मॉलर कॉलोनीज़, छोटे छोटे कॉलोनीज़ का पता चलता है कि छोटे छोटे कॉलोनीज़ आ गए, वो बहुत कम प्लेट पर कॉलोनी है, इट मीन्स कि ये कोई कंटेमिनेशन है। लेकिन ज़्यादा अगर कॉलोनी आ गए ना, और उसी एरिया में जहाँ पर आपने स्ट्रीक किया है उसी एरिया में ज़्यादा आ गए, तो इट मीन्स ये ग्रोथ है। तो थोड़ा बहुत आपने एहतियात करना है, ठीक है, कंटेमिनेशन का और ग्रोथ का। अगर कंटेमिनेशन है तो ऐसा ना हो कि आप उसको ग्रोथ समझकर उस पर एंटीबायोटिक लगाओ फिर पेशेंट को दे दे। पेशेंट में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा तो एंटीबायोटिक देने से उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये आपने बहुत एहतियात करना है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, क्वालिटी कंट्रोल का भी आपने लगाना होगा, मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया आपने लगाना होगा, ताकि आपके हैंडलिंग का और कल्चर मीडिया का पता चल जाए, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा अगर बैक्टीरिया आपके पास आ गया ना, तो आपने ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट लाजमी करना है ताकि आपको बैक्टीरिया का करेक्ट बैक्टीरिया का पता चल जाए। जब एक बैक्टीरिया का पता चलता है ना, तो उस पर एंटीबायोटिक का फिर आपको ये पता चलता है कि इसमें कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, लिहाजा ये नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने एंटीबायोटिक्स जैसे ही आपने दे दिया और लगा दिया, तो फिर इस पर जो जोन आते हैं ना, तो फिर आपने उसको CLSI गाइडलाइन के मुताबिक नापना है और सेंसिटिव रेजिस्टेंट इंटरमीडिएट देना है, ठीक है। अच्छा जी, CLSI हर साल यानी हर पर ईयर ये चेंज होता है, ठीक है। तो लिहाजा आपने हर यानी ईयर बाय ईयर आपने इसको वेबसाइट पर चेक करना है। नेक्स्ट, आपने पेशेंट को गाइड करना होगा कि आपने एक हफ्ते पहले कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेना। अगर एंटीबायोटिक ले लिया तो फिर आपका रिज़ल्ट आपके पास ठीक नहीं आएगा। तो पेशेंट को गाइड करना होगा। CS के लिए पेशेंट को हमेशा गाइड करे कि कोई एंटीबायोटिक्स उसने नहीं लेना, ताकि आपके पास रिज़ल्ट सही तरीके से आ जाए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड CS। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो नहीं है बल्कि ज़्यादा समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ब्लड कल्चर या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।